लास्ट वीडियो में हमने लोधी वंश को खत्म कर दिया था, तो आज से हमको मुगल वंश की स्टार्टिंग करनी है। तो इस वीडियो में आज मुगल वंश के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और अब ना हम इसको दिल्ली सल्तनत का एंड मानते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत है ना अब खत्म हो चुका है। पता है क्यों? क्योंकि जो मुगल वंश वाले होते हैं ना वो एक जगह टिकते नहीं है। ये कभी दिल्ली को राजधानी बनाते हैं, कभी आगरा को, कभी फतेहपुर सीकरी को, कभी लाहौर को, कभी वापस दिल्ली को। मतलब ये एक जगह ना टिकते नहीं है, कभी इधर कभी उधर, इधर उधर घूमते रहते हैं। इसलिए हम अब जो है दिल्ली सल्तनत का एंड हो चुका है लोधी वंश का। ठीक है, अब हम एक नए वंश की स्टार्टिंग कर रहे हैं, मुगल वंश। इसको अलग से प्रॉपर मुगल वंश नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि ये जो मुगल वंश है ना, जो इसका संस्थापक होगा उसके बच्चे, उसके बच्चे, उसके बच्चे, बच्चे 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 चल के बहुत सालों तक यही चलता रहेगा। मेन चीज है, अब मुगल वंश में ना कोई भी किसी को मार के राजा नहीं बनने वाला। मतलब मारेंगे बट ये कोई ना कोई उसका भाई होगा, उसके बेटा ही होगा जो आपस में करके गद्दी ले लेंगे। ठीक है, बट कोई अलग से, जैसे कोई राज चल रहा है और कोई अलग से रूल करने आ गया, जैसे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने मारा था उसको और राजा बन गया था, फिर उसको अलाउद्दीन खिलजी ने मार के राजा बना था। तो ऐसा अब कुछ इसमें होने नहीं वाला है। ये पूरा मुगल वंश है जो कई पीढ़ियों तक राज करेगा और एक यही वंश चलता 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 रहेगा बहुत आगे तक। इसलिए इस वंश को हम मुगल वंश कहते हैं। ठीक है, मुगल वंश की स्टार्टिंग होती है हमारी, मुगल वंश की स्टार्टिंग कब हो रही है हमारी? 1526 से। ठीक है, 1526 से हमारी स्टार्टिंग मानते हैं इसको, जो ये चलती रहेगी। अभी पढ़ेंगे कि कहाँ तक एंड होता है। तो पहले अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा लास्ट वीडियो का रिवाइज करते हैं, फिर हम अपनी वीडियो आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि जैसे जो बाबर को बुलाया जाता है वहां से, तो देखो बाबर को कौन बुलाता है? पहले तो राणा सांगा बुलाता है बाबर को कि आ जाओ भाई लड़ो, तो बाबर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। फिर वो जो दौलत खान लोधी होता है पंजाब का सूबेदार, वो बाबर को निमंत्रण भेजता है कि चल आजा लड़ा के, तो बाबर नहीं आता। फिर जो इब्राहिम लोधी का चाचा खुद का आजम खां, कौन होता है? सिकंदर लोधी का ना भाई होता है। तो उसको लगा सिकंदर लोधी मरने के बाद तो राजा मुझे बनना चाहिए ना, मैं मेन राजा हूंगा ना, ये इब्राहिम लोधी राजा बन के बैठ रहा है। तो उसके ना आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है चाचा भतीजा में। तो बाबर को निमंत्रण भेजता है उसका आजम खां, जो आजम खां लोधी, बाबर को लड़ने के लिए अपने भतीजे के खिलाफ। तो बाबर कहता है भाई कभी मुझे कोई लड़ने के लिए बुला रहा है, कभी मुझे कोई लड़ने के लिए बुला रहा है, ऐसा है क्या वहां पे? कम से कम एक बार तो हमें चल के देखना चाहिए कि इतना ज्यादा लड़ाई करने के लिए सब लोग बुला रहे हैं। तो बाबर क्या करता है, वहां पे लड़ाई करके आता है, मतलब अपनी सेना लेकर के आता है 1526 में, और पानीपत का पहला युद्ध होता है। ठीक है, उस पानीपत के पहले युद्ध में जो है ऑब्वियसली वो बाबर जीत जाता है। और बाबर क्यों जीत जाता है? क्योंकि बाबर के जीतने की ना दो मेन वजह होती हैं। ठीक है, बाबर को जीतने की वो युद्ध दो मेन वजह होती है। पहले ये क्या होता है कि उसमें ना उसने तुलगुमा नीति का यूज करा होता है, तुलगुमा नीति, और सेकंड उसने बंदूकों तोपों वगैरह का यूज करा होता है। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि तोपों का कैसे यूज, क्योंकि उससे पहले तो कभी यहाँ पे हुआ नहीं था, देखा नहीं था। तो बाबर को ही श्रेय दिया जाता है सबसे पहले इंडिया में तोपों बंदूकों वगैरह इन सब का यूज करने का। और सेकंड चीज उसने करी थी, तुलगुमा नीति का प्रयोग करा था। ठीक है, तो इस वजह से वो पानीपत का पहला युद्ध जीता था। पानीपत के पहले युद्ध को हम आगे बढ़ाएंगे कि उसके आगे बाबर ने क्या करा, कैसे करा, बस थोड़ा सा इसकी पहले हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। ठीक है, हिस्ट्री में क्या है, जो मुगल वंश है ना, ये मुगल जो है वो मंगोल प्लस टर्की लोगों से मिलके बना है। ठीक है, मुगल इक्वल टू मंगोल प्लस टर्की। तो क्यों? जैसे जो मंगोल लोग थे ना, वहां पे बाबर की माता रहती थी, बाबर की माता थी मंगोलों की साइड की बाबर की माता थी, ये उनकी 7वीं वंशज थी। ठीक है, मंगोलों के। और दूसरा जो थे तुर्की में उसके थे तैमूर, जो तैमूर लोग थे ना वो वहां के साइड के उसके पिता थे। ठीक है, तो बेसिकली जो मुगलों का मतलब होता है ना, मुगलों का मीनिंग होता है बहादुर, कि ये बहादुर होते हैं बहुत ज्यादा। अब देखो इसमें माता थी मंगोल, जो चंगेज खां था ना, चंगेज खां ये उनकी वंशज थी, मतलब वहां के साइड की थी उसकी माता बाबर की। और पिता थे तुर्की लोग, वो थी ना तैमूर लंगड़ा जिसे बोलते थे, तो ये उनके वंशज थे। तो उसको मिला करके मुगल बनते हैं कि मतलब मुगल कौन थे? ये इन दोनों के वंशज थे, मंगोल और तुर्की के वंशज। ठीक है, हाँ, तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब अभी क्या हुआ, इसका जो बाबर का वास्तविक नाम था वो जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर था, इसका पूरा नाम और वास्तविक नाम जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर था। और इसकी बेगमें थी, इसकी ना बहुत सारी बेगम है। अब तक हमने पढ़ा होगा किसी की 3-4 बेगम थी, लेकिन ना इसकी बहुत 8-9 करीब बेगम थी। उसमें से ना हमें मेन नाम याद रखना है माहम बेगम का, सिर्फ माहम बेगम हमको याद रखना है। वो भी इसलिए क्योंकि इसके बाद जो राजा बनता है ना हुमायूं, वो इस वाली बेगम का बेटा था, माहम बेगम का बेटा था, जो इसके बाद राजा बनेगा। तो हमें बेसिकली बस इतना याद रखना है इसके बारे में। और उपाधियां कौन कौन सी ली थी इसने उपाधियां ली थी बादशाह की और एक कलंदर की। अभी बताती हूँ दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो अब दिल्ली सल्तनत का खत्म,
अब दिल्ली सल्तनत की या फिर मुगल वंश में जो भी राजा आएगा ना, उनको हम बोलेंगे बादशाह। इन्होंने उपाधि धारण करी जो सभी राजाओं में लगती आ रही है, और मुगल वंश को बोला ही जाता है, जैसे बादशाह अकबर है ना, बादशाह जहांगीर, बादशाह शाहजहां, तो इन्होंने बादशाह की उपाधि ग्रहण करी। इससे पहले कभी भी बादशाह नहीं थे, कभी कोई सुल्तान था, कभी रैयत आला था, बट कोई भी बादशाह नहीं बना था। तो ये बादशाह वर्ड जो है ना, वो रियल वर्ड तो है पादशाह, रियल वर्ड तो है पादशाह, लेकिन जो किताबों वगैरह में हमको वहां से मिलता है तो वो वर्ड वहां पे चेंज होके बन जाते हैं बादशाह। तो चाहे पादशाह हो या बादशाह हो, बात तो एक ही है, ठीक है। मैंने इसलिए ब्रैकेट में लिख भी दिया है, क्योंकि उपाधि करी थी पादशाह की, लेकिन बोला जाता था बादशाह, ठीक है। और सेकंड चीज, इसने कलंदर की उपाधि ग्रहण करी थी, मतलब लोगों ने इसको कलंदर बोला था। अब ये कलंदर होता कौन है? कलंदर का मतलब होता है जो इंसान बहुत ही संत टाइप हो, बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छे अच्छे काम करता हो, लेकिन बाबर ना बिल्कुल भी ऐसा था नहीं। लेकिन इसको कलंदर की उपाधि क्यों मिली थी? क्योंकि जब ये पानीपत का युद्ध जीता था ना, पानीपत का पहला युद्ध ये इब्राहिम लोदी के खिलाफ जीता था, तो उसके यहाँ पे इसमें जितने भी थे ना, जितने भी काबुल में लोग रहते थे, अपनी सेना को ही नहीं, जितने भी काबुल का राजा था, क्योंकि उस टाइम पे तो काबुल में जितने भी लोग थे उस टाइम पे इसने सबको एक एक चांदी का सिक्का बांटा था, पूरी प्रजा को एक एक चांदी का सिक्का दिया था, इसलिए इसे बोला जाता है कलंदर। वहां के लोगों ने इसको उपाधि दे दी थी कि भाई ये तो कलंदर है, बहुत अच्छा इंसान है। और अब इसके बाद क्या, देखो अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि तुलगमा नीति होती क्या है। इसने दो तरीके की चीजें सीखी थी। तुलगमा नीति इसने सीखी थी उज्बेकों से, उज्बेकिस्तान है ना जो, उज्बेकों के लोग से इसने तुलगमा नीति सीखी थी। और एक बंदूक तोपखाने इसने सीखे थे ईरानी लोगों से, बंदूक तोपखानों का यूज कैसे करना है, बंदूकें कैसे उठानी है, कैसे चलना है, ये सब चीजें। देखो ये जो बाबर है ना, ये बहुत 12 साल की उम्र में शायद ये ना राजा बन गया था एक जगह का, तो 12 साल की उम्र से ना ये चीजें सीखता हुआ आ रहा था। इसने बहुत सारे युद्ध लड़े और ये हारा भी, लेकिन ना ये उससे डिमोटिवेट नहीं हुआ कि अच्छा मैं हार गया, मैं अच्छा राजा नहीं हूं, नहीं, ये ना बहुत सारी चीजें सीखता रहा। इसको जहां से जो कुछ सीखने को मिला इसने सीखा, और अपने एंड टाइम तक भी ये जहां से जो भी नई चीज सीख सकता था ना, बाबर ने सीखी। तभी तो तोपों बंदूकों का सबसे पहले यूज जो इंडिया में है वो बाबर ने ही करा था। इसने बहुत सारी चीजें सीखी थी। घुड़सवारी इसने तुर्कों से करनी सीखी, व्यूह रचना कैसे करनी है ये इसने मंगोलों से सीखी, तो ये सीखता रहा था। अब इसको पता है 12 साल की उम्र में ना फरगना का शासक बना दिया था, और थोड़े टाइम बाद ही 1504 में 1504 में, राजा तो ये यहाँ का 1526 में बना है ना, इससे पहले चले जाओ 20 साल पहले, 22 साल पहले, 1504 में इसने ना काबुल को अपने अधिकार में ले लिया था। जो काबुल का एरिया है ना उसको अपने क्षेत्र में ले लिया था और अपना एरिया बना लिया था, और ये काबुल का राजा बन के बैठ गया था। फिर काबुल का राजा बनने के बाद यूसुफ जायूब पर इसने हमला करा, लाहौर, पंजाब, मुल्तान, सिंध, उसके पे हमला करा इसने। थोड़ा बहुत एरिया अपने पास कर पाया, थोड़ा बहुत नहीं कर पाया। फिर इसको वहां पे बार बार इन्विटेशन आने लग गए, आजा आजा लड़ाई कर ले, आजा भाई, फैल गया बंदा, मेरे को बुला रहे, इतनी इज्जत दे रहा, मतलब कुछ तो बात है, चलो चलते हैं। फिर लड़ाई लड़ा, और तब हुआ था 15 अप्रैल 1526 में पानीपत का पहला युद्ध, ठीक है। 15 अप्रैल को ये यहाँ पे आया था, और फिर उसके बाद अप्रैल में 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ, और वहां से तो फिर पूरे मुगल वंश की स्थापना हुई, और इसके बच्चों के बच्चों की मतलब किस्मत ही चमक गई। समझ लो कि पीढ़ी दर पीढ़ी तक करियर सेट मिल गया। इसकी जो आने वाली पीढ़ी थी ना, सबका करियर सेट, पूरी पीढ़ी का करियर सेट इसको मिल गया। सारी चीजें अपने आप ही होती रही धीरे 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 करके। तो हम तुलगमा नीति डिस्कस कर रहे थे। देखो तुलगमा नीति ना होती क्या है बेसिकली, देखो पहले लड़ाई कैसे होती थी, एक ग्रुप है और ये एक ग्रुप है, ये आपस में लड़ रहे हैं, घोड़े चाकू तलवार लेकर के लड़ाई कर रहे हैं, इधर उधर मार रहे हैं बहुत ज्यादा। तुलगमा नीति क्या होती है कि जो भी आपकी सेना है ना, आप उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, अपनी सेना को 4 पार्ट में डिवाइड कर दो। मान लो आपकी सेना में 100 है, तो 25 25 25 25 के 4 ग्रुप बना लो, तो कैसे लड़ाई लड़ेंगे। अभी 25 के 25 ग्रुप चारों ऐसे नहीं लड़ेंगे। देखो एक ग्रुप चला जाएगा पीछे, एक ग्रुप 25 का यहाँ पे, एक ग्रुप रहेगा लोगों को धोखा देने के लिए सामने की हम ही है, और एक ग्रुप रहेगा यहाँ पे। तो आप देखो ये तो सीधे सीधे ऐसे अटैक कर रहे हैं, अब इन पे अटैक होने लगेगा ऐसे 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 ऐसे, इन्हें समझ ही नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है। मतलब ये लोगों को जब तक समझने का मौका मिलेगा काम हो चुका होगा, ये हार चुके होंगे, क्योंकि इनका मेन टारगेट तो यही लोग रहेंगे, और इनको लगेगा कि कितने कम लोग हैं, इनको तो यूं खत्म कर देंगे, बट यूं खत्म होंगे नहीं ना, इधर 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 ऑल रोड 3 गुना लोग और छुपे बैठे हैं। तो ये तुलगमा नीति होती है कि एक जो चीज है जहाँ पे तुम्हारी लड़ाई हो रही है, चारों तरफ से उसको घेर लो और चारों तरफ से मारो, ये तुलगमा नीति है। बंदूक तोपखाना आपको पता ही है कि क्या है, कैसे यूज होता है, क्या है, मतलब बंदूक तोपखाना क्या है ये बेसिकली आपको पता है। फिर इसके जो फेवरेट तोपची थे, मतलब बहुत अच्छे तोपची थे, बहुत इनका काम में बड़ा माहिर थे ये, वो थे इस्तफा अली और मुस्तफा, ठीक है, मुस्तफा अली और मुस्तफा।
देखो उस टाइम पे जो तोपची की पोस्ट है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती थी, बहुत ज्यादा। क्योंकि आप ऐसे ही कैसे थोड़ी ना किसी को अपनी तोप, इतनी बड़ी बड़ी बंदूक, तोप कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, हम एक जंग लड़ने जा रहे हैं तो उसमें किसी को थोड़ी ना तोप दे देंगे, ठीक है। और वो तोप लड़ेगा मतलब क्या पता मान लो तोप आकर के अपनी सेना पे मार दे तो पूरी सेना, हम तो खुद ही हार गए ना अपने हाथों। तो उस टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती थी तोपची की। तो उस टाइम पे तोपची कौन थे? मुस्तफा अली और मुस्तफा। तो ये बहुत इज्जत वाली बात है कि मतलब तोपचियों में भी ना नाम याद रखा जा रहा है कि हाँ ये लोग थे और ये उस टाइम पे इतने इंपॉर्टेंट थे। और आपने भी कहीं को कह के सुना होगा कि कहीं का तोपची है क्या तू, कहीं का तोपची है क्या तू, जा ये कर ले मैं देख लूंगा, कहीं का तोपची है तू। तोपची का मतलब कि हाँ आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी दी हुई है, आप बहुत एक अच्छी पोस्ट पर हो, बहुत इंटेलिजेंट हो आप, तो बेसिकली तोपची से वो मतलब होता है, ठीक है। और फिर अभी हम बाबर के बारे में पढ़ रहे हैं, बाबर ये बाबर वो, बाबर ने ऐसे करा, बाबर ने वैसे करा, ऐसे सबसे पढ़ रहे हैं। तो ये बातें हम अपने आप से थोड़ी ना बना रहे हैं, ये सारी बातें हम अपने आप से थोड़ी ना बना रहे हैं, कहीं ना कहीं तो लिखी होगी, कहीं ना कहीं तो कुछ होगा जिससे हमें ये सब पता चल रहा है कि भाई बाबर का क्या था कैसे था। तो ये जो सारी किताबें हैं ना, ये बहुत सारी किताबें हैं जो हमें इसके बारे में जानकारी देती हैं। तो उसमें से ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बुक्स जो मैंने यहाँ पे लिखी है, पर ये कुछ सिलेक्टेड बुक्स लिखी हैं क्योंकि ये बुक्स ना इंपॉर्टेंट है और ये आती हैं, ये आती हैं, ठीक है। जैसे कि ये कहाँ, ये जो बातें हैं हमें कैसे पता चलती है? पता चलती है बाबरनामा से। तो बाबरनामा किसने लिखी है? बाबरनामा खुद बाबर ने लिखी है, ये इसकी आत्मकथा है और खुद बाबर ने लिखी है। दूसरी किताब है हुमायूंनामा। हुमायूंनामा इसकी, हुमायूं की ना बहन थी गुलबदन बेगम, सौतेली बहन मतलब दूसरी मम्मी की बेटी, वो थी गुलबदन बेगम। तो हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखी है, ठीक है। इन्हीं किताबों से हमें बाबर के बारे में पता चलता है। अकबरनामा, ठीक है। अकबरनामा सबको पता है कितना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आउटडेटेड भी, क्योंकि अकबरनामा लिखी है अबुल फजल ने, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अबुल फजल ने लिखी है, उसके 9 रत्नों में से एक था अकबर के, उसमें अकबरनामा लिखा है, उसमें हमें ये पता चलता है। फिर एक है तुजुक जहांगीरी, तुजुक जहांगीरी या जहांगीरनामा भी इसे हम कह लेते हैं। ये जहांगीर की आत्मकथा है, ये जहांगीर ने खुद लिखी है और जहांगीर ने इसमें अपने दादाजी के भी पापा के बारे में इसमें बताया है सारी चीजें, ठीक है। ये इन किताबों में लिखा हुआ है। और एक है पादशाहनामा। तो पादशाहनामा में ना क्या है, जो मुगल वंश के शासक हुए हैं, पादशाहनामा में जो मुगल वंश के शासक हुए हैं जिन्होंने रूल करा है, एक बादशाह के बारे में नहीं, बहुत सारे 4-5 बादशाहों के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें लिखी हुई है। और ये जो किताब है अलग अलग शासन कालों में लिखी गई है, जैसे कुछ अकबर में लिख दी, कुछ जहांगीर में लिख दी, कुछ बाबर में लिख दी, ऐसे ऐसे करके। तो इसके राइटर भी बहुत सारे हैं, 3 से 4 राइटरों ने ये किताब लिखी है पादशाहनामा, और इसमें बहुत सारों के बारे में हमें जानकारी मिलती है जिसमें से बाबर भी एक है, ठीक है। ये तो हो गया कि बाबर ने क्या करा, बाबर का क्या काम था और बाबर कैसे आया, बाबर ने कैसे यूज करा, ये सारी चीजें हो गई। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज कि 1526 में ये राजा बना, ठीक है, 1526 में ये राजा बना है, इसने लड़ाई लड़ी है। लेकिन इंडिया में आकर के जब ये राजा बन गया तब इसने 4 ही लड़ाइयां लड़ी हैं, सिर्फ 4 लड़ाइयां, फिर इसकी डेथ हो जाती है। और ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों की चारों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चारों की चारों बाबर ही जीता था। शायद अगर ये जिंदा रहता और आगे और लड़ता तो मे भी और जीत जाता, बट अभी तो फिलहाल ये चारों ही जीता था। इसमें था पहला पानीपत का पहला युद्ध, ये जीता। फिर दूसरा हुआ था खानवा का युद्ध अगले ही साल, इसको सीरीज भी याद करना बहुत आसान है, 1526, 1527, 1528, 1529, 4 युद्ध लड़े हैं, चारों अलग अलग साल लड़े हैं और चारों ही जीता है। खानवा का युद्ध लड़ा है इसने 1527 में राणा सांगा के विरुद्ध और ये जीत गया था। राणा सांगा हारे थे और बाबर जीत गया था खानवा का युद्ध 1527 में। और देखो इसको जीतने का ना क्या रीजन था, मतलब देखो हर एक हिस्ट्री है, हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, अगर हम हिस्ट्री के टुकड़े करें, ही स्टोरी यानी ही स्टोरी, ही स्टोरी, हिस्ट्री की हिस्ट्री खुद अपने आप में कहती है कि किसी ना किसी चीज के पीछे कुछ स्टोरी होती है, हर एक चीज की कुछ ना कुछ स्टोरी होती है, इसलिए तो हम इसे हिस्ट्री कहते हैं। ये हम स्टोरी तो पढ़ रहे हैं किसी के बारे में। तो अब ये जो खानवा का युद्ध हुआ ये ना बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी एक स्टोरी है, तो वो स्टोरी सुनते हैं। पता है बाबर को ना बहुत ज्यादा डर लग रहा था राणा सांगा से, शायद वो पहले लड़ा भी था, किताबों में लिखा और कहीं लिखा है नहीं लड़ा था। तो राणा सांगा का ना बहुत नाम था, बहुत फेमस थे वो, इंडिया में बहुत अच्छे हैं, बहुत एजुकेटेड है, बहुत बहुत ज्यादा मतलब ब्रेव है, बहुत ज्यादा बहादुर है, बहुत अच्छे से लड़ते हैं। तो बाबर को ना कहीं डर था कि मैं कहीं राणा सांगा से ना हार ना जाऊं, इसको बहुत ज्यादा डर था। तो इसने क्या करा, इसने ना लड़ाई करने से पहले जिहाद का नारा दिया। जिहाद का नारा, जिहाद का मतलब देखो क्या होता है, कुछ लोग तो गलत वे में ले लेते हैं, बट जिहाद का मतलब क्या है कि जो हमारे धर्म के लोग हैं उन वो ठीक है, बाकी जो दूसरे लोग हैं ना उनका नाश करना। मतलब या तो तुम दूसरे लोग हैं जैसे
दूसरे धर्म के लोगों को अपना धर्म में करवा लो, जैसे मैं हिंदू हूँ तो किसी दूसरे धर्म को मैं हिंदू करवा लूँ। तो ये जिहाद का नारा देना है कि जिहाद के साथ हूँ मैं, जिहाद का नारा कि अपने धर्म को सपोर्ट करना, सिर्फ अपने धर्म, अपना 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 धर्म करना, अपना अपना करना बेसिकली। तो ये जिहाद का नारा है। उसने उस टाइम पे जिहाद का नारा दिया कि या तो हम इन जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनके ऊपर रूल करेंगे या फिर उनको अपने धर्म में चेंज करेंगे, लेकिन इनसे झुकेंगे नहीं, कभी भी इनसे झुकेंगे नहीं, इनके ऊपर रहेंगे, इनके ऊपर रूल करेंगे। तो इसने जिहाद का नारा दिया और जो भी इसके सैनिक थे ना उनको सब पे कुरान पे हाथ रखवा के कसम खिलवाई। किसान जो सारे सैनिक थे कुरान पे हाथ रखवाया सबसे और जिहाद का नारा दिया। सब फुल कॉन्फिडेंट गुस्से में मतलब भर गए, हाँ हम जीतेंगे, हमारा धर्म ऊपर है, हम ये है, हम जीतेंगे, हम ऐसे करेंगे। तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए इसके सैनिक ही, क्योंकि देखो जहां धर्म की बात आती है ना कोई किसी की नहीं सुनता। तो अब सैनिकों में भी पूरा हौसला वगैरह सब बढ़ गया। तो यहाँ पे जो बाबर का कॉन्फिडेंस था वो तो भाई 200% हो गया कि हाँ अब हम जीतेंगे। तो इस जिहाद का नारा देके सबको कसम वसम खिलवा के लड़ाई लड़ने गया राणा सांगा के साथ और जीत गया। राणा सांगा हार गया और बाबर जीत गया। और जब युद्ध खत्म हो गया तो बाबर ने क्या करा, बहुत राजपूत लोग मरे थे, लाखों सैनिक मरे थे। तो बाबर ने क्या करा, जितने भी सैनिक मरे थे ना उनका गला कटवाया, गला कटवाया। कोई कहीं पे चाकू लग के मरा, कहीं तोप से मरा, कोई कैसे मरा, तो सारे लोगों का इसने गला कटवाया। गला कटवा के इतने लाखों लोग थे वो एक के ऊपर एक गला रखवाया, पूरा ना ऐसे मतलब कहते हैं पहाड़ सा बनाया। सोचो कितने लोग मरे होंगे, तो उनका सारा इसने पहाड़ सा बनवाया और उन सबके सामने इसने गाजी की उपाधि धारण करी। ठीक है, इसने गाजी की उपाधि धारण करी कि मैं गाजी हूँ, यानी कि विधर्मियों का नाश करने वाला हूँ, जो मेरे धर्म को नहीं मानेंगे वो मरेंगे। तो उसने उस टाइम पे गाजी की उपाधि धारण करी थी। तो सेकंड राजा कौन था गाजी की उपाधि धारण करने वाला? बाबर। ठीक है, इससे पहले मैं बता चुकी हूँ मोहम्मद गजनवी ने धारण करी थी, उसके बाद गयासुद्दीन बेग तुगलक ने गाजी की उपाधि धारण करी थी और तीसरा था बाबर। सिर्फ मध्यकालीन भारत में इन तीनों ने ही गाजी की उपाधि धारण करी है, इसके बाद कोई से राजा ने नहीं करी। ठीक है, ये खानवा का युद्ध इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जिहाद का नारा दिया गया, गाजी की उपाधि धारण करी इसलिए। फिर अगले ही साल फिर इसको उंगली हुई, चलो भाई लड़ाई लड़ते हैं। चंदेरी का युद्ध लड़ने गया 1528 में ही, मेदिनी राय के साथ इसने लड़ाई करी। मेदिनी राय की हेल्प करी थी शेरशाह सूरी ने, अभी शेरशाह सूरी आएगा तो पढ़ेंगे, उसकी हेल्प करी थी, बट कुछ नहीं फायदा हुआ, मेदिनी राय मर गया, लड़ाई लड़ते लड़ते ये मार दिया गया था और ये फिर से बाबर जीत गया। फिर अगले साल घाघरा का युद्ध हुआ 1529 में, ये इसका आखिरी युद्ध था। ये बंगाल के साइड का कोई राजा था, उसके खिलाफ इसने करा था। और ये इसमें इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि ये जो युद्ध है ना, अभी तक सारे युद्ध ना सिर्फ थल थल में हो रहे थे, ये पहला युद्ध ऐसा है जो जल और थल दोनों में हुआ था। ठीक है, जल और थल दोनों में ये युद्ध हुआ था। बंगाल की साइड, बंगाल की खाड़ी भी है, पानी वगैरह में, दोनों में युद्ध होता है, बट इसमें भी बाबर जीतता है। ठीक है, इस तरीके से ये जो चारों युद्ध जो बाबर ने लड़े हैं, चारों के चारों बाबर ही जीतता है। और फिर क्या होता है, दिसंबर में 1530 में आगरा में इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, आगरा में इसकी डेथ हो जाती है। तो आगरा के अंदर ही ना एक आराम बाग होता है, आराम बाग करके जगह होती है, इसको उसमें ही दफना देते हैं। बाद में फिर इसका बेटे का बेटा यानी कि अकबर आता है, इसका पोता, वो पढ़ता है, बाबरनामा में इसने लिख रखा है, बाबरनामा पढ़वाता है, उसमें लिखा था कि मैं काबुल में मरना चाहता हूँ, काबुल में इसने अपनी फेवरेट जगह बताई थी। तो अकबर क्या करता है, इसकी लाश निकलवाता है आराम बाग से और वापस से जाकर के काबुल में दफना देता है। तो इस तरीके से अगर बोला जाएगा कि बाबर का मकबरा कहाँ है, तो बाबर का मकबरा काबुल में है। दोबारा से दफनाने के बाद इसको वहां पे दफनाया गया था। ठीक है, और बस यही था बाबर के लिए इम्पोर्टेंट। अब इसको मरने के बाद इसका बेटा जो है वो हुमायूं बैठता है। ठीक है, हुमायूं गद्दी पे बैठता है और इसने जो अपनी राजधानी बनाई थी ना, हाँ इसने अपनी राजधानी ना आगरा बनाई थी। कहाँ पे लिखूं, ये इंपॉर्टेंट है, इसने अपनी राजधानी आगरा बनाई थी। क्योंकि वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिकंदर लोदी ने 1506 में अपनी राजधानी आगरा बना ली थी ना, तो समझ लो वहां से चली आ रही थी कि जो राजधानी है आगरा है, अभी तक चेंज नहीं हुई, समझ लो इस टाइम पे भी राजधानी आगरा है। इसके बाद हुमायूं का हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।